प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के बीच मैंने अब तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के बारे में चर्चा की थी। मतलब 1909 तक, 1861 से लेकर के मतलब 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1909 का भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में की चर्चा हम लोगों ने किया था। लेकिन आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारत में अकाउंटेबल गवर्नमेंट की स्थापना की क्या प्रक्रियाएं विकसित होती हैं। अकाउंटेबल गवर्नमेंट मतलब उत्तरदायी सरकार का पहला स्टेप क्या है। ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए पहला जो स्टेप उठाया गया वो क्या है। ठीक है, तो आप लिखते चलें उत्तरदायी सरकार की ओर। उत्तरदायी सरकार मतलब अकाउंटेबल गवर्नमेंट विधानसभाओं के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराना ही उत्तरदायी सरकार है। ठीक है, तो अब ये उत्तरदायी सरकार या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या अकाउंटेबल गवर्नमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट आएगा वह क्या है। तो अब हम लोग चर्चा ये करेंगे कि ये जो उत्तरदायी सरकार आ रही है यह क्यों आ रही है। पहली चीज तो हम याद रखेंगे कि यह क्यों आ रही है। ठीक, उत्तरदायी सरकार क्यों आ रही है, तो इस क्यों का आंसर हमें करना है। तो बच्चों अगर हम इसका आंसर, इस क्यों का आंसर तलाशें तो हम ये कहेंगे कि देखिए, पहले तो आप यहां लिख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या आप इसी को कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का कानूनी रूप। ठीक है ना। खैर आइए आगे चलते हैं। तो ये उत्तरदायी सरकार क्यों आ रही है। तो आप बोलोगे कि सर ब्रिटेन की सरकार भारतीयों का सहयोग पाना चाह रही है। सरकार ये क्या चाह रही है, भारतीयों का सहयोग पाना चाह रही है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भारतीयों ने अपना सहयोग क्यों रोक दिया है। ठीक है, फिर से अब मैं आपको समझा दूं। हम देखने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और ये है क्या, आप कहेंगे उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रथम प्रयास है। अब ये उत्तरदायी सरकार की बात उसने सोचा ही क्यों ब्रिटेन की सरकार ने। ठीक है, तो आप कहेंगे क्योंकि ब्रिटेन की सरकार भारतीयों का सहयोग पाने की इच्छा रखती है। क्लियर। अब इच्छा क्यों रखती है, यहां तो प्रश्न ये भी आया कि ये इच्छा क्यों रख रही है, ये भी बात आ रही है। तो आप कह दोगे कि क्योंकि सर 1897 में भारत में क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब जो क्रांतिकारी घटनाओं का फर्स्ट स्टेप है मॉडर्न इंडिया में वह कहां से शुरू हो रहा है, 1897 से चापेकर बंधुओं के द्वारा। इसके साथ साथ ये जो क्रांतिकारी घटनाएं आई इससे लगातार भारतीयों में असंतोष चल रहा था। ठीक है, एक के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे।
कहीं मित्र मेला बन रही थी, ठीक है, तो कहीं पर अभिनव भारत बन रहा था, ठीक है, और फिर काल जैसी मैगजीन का प्रकाशन हो रहा था जिसे मराठियों की बारूद कहा जा रहा था। और इन सबके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोष उत्पन्न हो रहा था और किया जा रहा था। तो ब्रिटेन की सरकार चाहती है कि वह ऐसा कुछ न होने दे। क्लियर? और इसी असंतोष को कमजोर करने के लिए 1905 में बंगभंग किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया, ग्रेट बंगाल पार्टीशन जिसे आप कह रहे हैं कि 1905 में किया गया। अब 1905 में करके इन्होंने क्या किया, ठीक है, हित को, जो इंटरेस्ट है मुस्लिम हित और हिंदू हित को बंगाल विभाजन के द्वारा ही इन्होंने करने की कोशिश किया था। मतलब इंटरेस्ट को, हित को, हमारा हित अलग है, आपका हित अलग है, यह करके इन्होंने क्या किया कि भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को तोड़ने की चेष्टा किया था। ठीक है, और जब भारत में राष्ट्रवाद को तोड़ने की उन्होंने चेष्टा किया तो उसका क्या परिणाम आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर अंग्रेजों के प्रति या ब्रिटिशर्स के प्रति नफरत और तेज गति से बढ़ रही थी। क्लियर? अब एक बात और देखिए, 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस का जब विभाजन होगा तो यह दो भागों में बढ़ जाएगी, एक मॉडरेट और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट, ये दो भागों में बटेगी। क्लियर? तो ये जो दो भाग में बट रहा है आपको याद रखना है। एक इसको हिंदी में कहते हैं मॉडरेट अर्थात नरम दल, और दूसरा है गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट। तो जब कांग्रेस दो भागों में बट रही है, नरम दल और गरम दल, तो अंग्रेज यहां पर या ब्रिटिशर्स या जो यहां के हुक्मरान हैं यह एक कार्य कर रहे हैं। क्या? नरम दल को वो खुश करना चाहते हैं और गरम दल का दमन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उनकी इस नीति का परिणाम क्या होगा कि क्रांतिकारियों की एक नई फौज निर्मित होगी। ठीक है, क्लियर? तो भारत में ये जो आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, इस आक्रोश को समाप्त करने के लिए ही एक और स्टेप आया था, और वो था भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे हम लोगों ने पढ़ाई के दौरान कहा था कि यह मार्ली मिंटो जो रिफॉर्म है, ठीक है, उसी का कानूनी रूप है। ठीक है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारतीयों में कैसे असंतोष को बढ़ाया। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसमें ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, दो कार्य किया था। एक तो इन्होंने बांटो और शासन करो की जो रोमन थ्योरी है उसको अपनाया, कि जो रोमन थ्योरी है इसको अपनाया, मतलब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाया, और डिवाइड एंड रूल की इस पॉलिसी के अंतर्गत ही उन्होंने मुसलमानों को पृथक आरक्षण दे दिया, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे दिया। ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र या सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे दिया, और ऐसा करके उन्होंने हिंदू और मुस्लिम हितों को, ठीक है, बांटने का कानूनी रूप बना दिया। ठीक है, मतलब भारत विभाजन की पटकथा को यहां पर लिख दिया गया, और इससे भी जनता में क्या होगा, इससे भी जनता में असंतोष होगा। ठीक है, अब ये जो असंतोष आया, ठीक है,
इस असंतोष को समाप्त करना था। ठीक है, तो इस असंतोष को समाप्त करने के लिए जरा देखिए क्या स्टेप उठाया जा रहा है। 1911 में आप कहेंगे कि 1911 में कौन आ रहे हैं? जॉर्ज फिफ्थ, जो कि किंग है ब्रिटेन के, जॉर्ज पंचम या जॉर्ज फिफ्थ अपनी पत्नी क्वीन मैरी के साथ ये भारत आ रहे हैं। क्लियर? तो जब ये भारत आए तो उन्होंने कुछ कहा है क्या वहां? तो आप कह दीजिएगा कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने अपने लेक्चर में, अपने भाषण में ये कहा कि मुसलमान इस गलत फहमी में न रहें कि वह बहुसंख्यक हिंदुओं का कुर्बान करके उनका पक्ष लेगी। मतलब ब्रिटिश सरकार, ठीक है, हिंदुओं की कुर्बानी करके वह मुसलमानों के हित की रक्षा नहीं करेगी। जाहिर सी बात है, ऐसा कहकर के उन्होंने, ठीक है, क्या किया था? जो बहुसंख्यक आबादी है हिंदू, उस आबादी को अपने पक्ष में करना चाहता। ठीक है, और इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, शुरू हुआ, तो आप एक चीज याद रखिएगा, प्रथम जो युद्ध चल रहा है उसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कि कैसे इसने प्रतिनिधित्व सरकार की, उत्तरदायी सरकार की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त किया था। देखिए, जो प्रथम युद्ध आएगा उसमें आप 2 नहीं 3 पॉइंट आप याद रखिए। एक तो आप याद रखिएगा मेसोपोटामिया कमीशन। आयोग, मेसोपोटामिया कमीशन या मेसोपोटामिया आयोग। तो मेसोपोटामिया आयोग क्या कहता है? उसका यह सुझाव है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए, ठीक है, उनको स्वशासन दिया जाए, यह उसका सुझाव था। दूसरी बात, एक बात और थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही मुस्लिम लीग एक ऑल इंडिया लेवल का आंदोलन चलाना चाहती थी। अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है, एक आंदोलन चलाना चाहती थी। उसके पीछे मूल रीजन क्या था? वह तुर्की के विभाजन को रोकना चाहती थी। ठीक है, क्योंकि तुर्की का खलीफा दुनिया के मुसलमानों का आध्यात्मिक नेता था और उसकी राजधानी उनकी पवित्र राजधानी थी, आध्यात्मिक राजधानी थी। तो इसलिए मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत में एक ऑल इंडिया लेवल का आंदोलन शुरू किया जाए और इस आंदोलन के द्वारा जो है सरकार पर दबाव बनाए रखा जाए। क्लियर? लेकिन क्या मुस्लिम लीग ऑल इंडिया लेवल का आंदोलन चला सकती थी? नहीं चला सकती थी। इसलिए मुस्लिम लीग अपने उद्देश्य को या ऑल इंडिया लेवल पर एक आंदोलन चलाने के लिए वह कांग्रेस के करीब आती गई है। ठीक है, और जब ये कांग्रेस के, अखिल भारतीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब करीब आती गई तो ये दोनों जो शक्तियां हैं वो एक हो गई थी और इन्हीं शक्तियों से भयभीत होकर के भारत में उत्तरदायी शासन को प्रारंभ करने की चेष्टा की गई थी। क्लियर? और बच्चों, एक और पॉइंट है प्रथम युद्ध के अंतर्गत, वो ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में एक घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? मित्र राज्यों के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि युद्धोत्तर, मतलब युद्ध समाप्त होने के बाद, ठीक है, दुनिया के हर देश में लोकतंत्र की स्थापना होगी। और
और यह प्रचारित भी किया गया था कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों भाग ले रहे हैं, लोकतंत्र को बनाने के लिए और उसकी रक्षा के लिए भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये युद्ध लिखा, प्रथम विश्व युद्ध होना चाहिए था। ठीक है, तो जब प्रथम विश्व युद्ध ये समाप्त हो जाएगा बच्चों, तो ऐसी स्थितियों में ये सब कुछ लोकतंत्र को भी तो स्थापित करना था। ठीक है, और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? उत्तरदायी सरकार। ठीक है, और इसके बाद ये प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज की घोषणा रही है। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज की घोषणा रही। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रथम विश्व युद्ध ने, ठीक है, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना में कैसे रोल अदा किया। अब एक पॉइंट और भी है जिस पे भी हम लोग चर्चा कर लें। ठीक है, कि उत्तरदायी सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्यों आ रहा है? तो आप कहेंगे ड्यूक मेमोरेंडम या ड्यूक का याचना, ड्यूक याचना। ठीक है, अब ये देखिए जो ड्यूक सर हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? तो बच्चों, ड्यूक मेमोरेंडम में क्या कहा गया है? ड्यूक मेमोरेंडम में या ड्यूक याचना में एक बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? कि ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि वह प्रांतों में क्या लागू कर दे? आप कहेंगे द्वैध प्रणाली को लागू करें। मतलब आप कहोगे डायरकी को लागू करें। क्लियर? तो ये भी उनका सुझाव चल रहा था कि भारत में क्या लागू किया जाए। ठीक है, तो आप कहोगे कि डायरची को लागू करने की मांग किया था ब्रिटिश संसद से। किसने? तो आप कहेंगे ड्यूक ने। और अब हमारे सामने एक बात और भी है 1919 के अधिनियम के पारित होने का, और वो है भारतीयों की शिकायत। भारतीयों की क्या शिकायत है? अंग्रेजों के प्रति भारतीयों की क्या शिकायत है? भारतीय लगातार कह रहे थे, ठीक है, यहां हम लिख देते हैं शिकायत। कौन शिकायत करेगा? भारतीयों को शिकायत है। किससे शिकायत है? ब्रिटेन से शिकायत है। क्या शिकायत है ये देखा जाए। तो आप कह दोगे कि सर भारतीय आरोप लगाते थे इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन पर, अंग्रेजी प्रशासन पर आरोप लगाते थे कि हमें, ठीक है, रंग, जाति और प्रजाति के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो और इन्हीं कारणों से क्या होगा? ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आया और भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रथम चरण ये प्रारंभ होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, ये किसका विकसित रूप है या किसके सुझावों का प्रतिफल है? ठीक है, तो आप कहोगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का कानूनी रूप है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो आइए लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा मॉन्टेग्यू। ठीक है, चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये रिपोर्ट, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्या है? ठीक है, फर्स्ट बात आप याद रखिएगा कि मॉन्टेग्यू कौन है।
आप कहोगे कि सर ये भारत सचिव हैं और ये भारत सचिव हैं, और दूसरी चीज ये चेम्सफोर्ड सर क्या है? आप कहोगे कि सर ये वाइसराय है। ठीक है, ये वाइसराय है। क्लियर? तो मॉन्टेग्यू कब भारत आए थे? ये 1917 में आए थे। ठीक है, इसके पहले भारत में क्या कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो मॉन्टेग्यू सर जो कि भारत सचिव हैं, ये 1917 में आते हैं। ठीक है, किसी के दबाव में आए? आप कहोगे यस सर, क्योंकि भारत में होम रूल आंदोलन चल रहा था। और होम रूल आंदोलन की मांग क्या थी? कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाए। ठीक है, कि आप अकाउंटेबल गवर्नमेंट को भारत में स्थापित करें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम मतलब अंग्रेज भारत सचिव अगर हम होम रूल की बात को मान लेते हैं तो हमें भारतीयों का सपोर्ट मिल जाएगा। क्लियर? तो अब मॉन्टेग्यू भारत आते हैं और चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर उन्होंने जो प्रपोजल लाया है, जो प्रस्ताव लाया, जो सुझाव लाया, उसी को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। तो अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में है क्या? तो मैं आपको उसकी मेन थीम बता देता हूं। ठीक है, उसी की जरूरत आपको है। तो आइए देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में क्या बातें कही गई। 1, 2 और तीसरी बात क्या कही जा रही है, चौथी बात क्या कही जा रही है। तो आइए जरा देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में पहली बात तो यह कही गई, ठीक है, क्या केंद्र सरकार के बारे में बात करी गई थी या केंद्रीय सरकार के संदर्भ में बात की गई। दूसरी बात की चर्चा क्या थी? तो आप कहोगे कि सर प्रांतीय सरकार के बारे में चर्चा थी। प्रांतीय सरकार पर उनके सुझाव थे। तीसरी चर्चा किस पर थी? तो आप कहोगे कि सर वह लोकल बॉडी या जो स्थानीय निकाय हैं इस पर चर्चा की गई थी। और चौथी बात पर क्या कही गई थी? तो आप कहेंगे कि सर यह भारत सचिव और ब्रिटिश संसद पर यह चर्चा की गई थी। तो अब मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार के बारे में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्या कहती है। केंद्र सरकार पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया था कि यहां पर पूर्व की भांति ही अनुत्तरदायी सरकार होगी, अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट यहां होगी। लेकिन प्रांतीय सरकार के संदर्भ में कहा गया था कि सर यहां पर उत्तरदायी सरकार होगी। ठीक है, उत्तरदायी सरकार और यहां अनुत्तरदायी सरकार, मतलब यहां पर अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी और यहां पर अकाउंटेबल नहीं होगी। ठीक है, और यह भी कहा गया था कि यहां पर प्रांत में द्वैध प्रणाली लागू होगी, द्वैध प्रणाली लागू होगी। अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा कि द्वैध प्रणाली क्या है। ठीक है,
अब स्थानीय निकाय पर या लोकल बॉडी पर इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि यह लोकप्रिय, इस पर नियंत्रण होगा, मतलब स्थानीय लोगों का ही यहां पर नियंत्रण होगा। और भारत सचिव और ब्रिटिश सरकार के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि ये कहा था कि भारत सचिव जो कि लंदन में रहता है और ब्रिटिश सरकार, इन दोनों का भारतीय प्रशासन पर न्यूनतम हस्तक्षेप होगा। क्लियर? और अब आइए देखते हैं, ठीक है, कि उपबंध क्या क्या है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919, ये क्या है? तो हमने आपसे कहा कि सर उत्तरदायी सरकार की स्थापना का पहला स्टेप है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन है? तो पहला प्रोविजन आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि इसमें भारत सचिव के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो इसमें कहा गया कि भारत सचिव के अधिकार कम किए जाएंगे, मतलब इनके पावर को कटिंग किया गया है, इनकी पावर को कम किया गया है, ठीक है। क्या कहा गया? एक, प्रांतों में भारत सचिव की भूमिका नहीं होगी। जो हमारे यहां प्रोविंस हैं, उन प्रोविंस में, ठीक है, प्रांतों के प्रशासन में भारत सचिव की भूमिका, ठीक है, नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यह भी कहा गया कि कब होगी, कब होगी। भारत सचिव का प्रांतों के प्रशासन में जो भूमिका होगी यह रंचमात्र होगी, मतलब बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कब होगी? तो आप कहोगे कि इसमें यह भी कहा गया था कि भारत सचिव, ठीक है, प्रांतों में तब हस्तक्षेप करेगा जब ब्रिटिश साम्राज्य के हित प्रभावित होने वाले हों। ब्रिटिश साम्राज्य का हित, ये क्या है? ये खतरे में है। फिर इसके बाद और बातें क्या कही गई? सी पॉइंट इसके अंदर क्या कहा गया, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जब प्रांत प्रमुख अर्थात गवर्नर किसी समस्या का समाधान न खोज पा रहे हो, तब भारत सचिव उस समस्या का समाधान खोजने के लिए, ठीक है, हस्तक्षेप करेगा प्रांतों में। फिर और क्या बातें कही गई? यह कहा गया कि जब केंद्रीय विषय पर और प्रांतीय विषय में टकराव उत्पन्न होगा तो उस समय भी भारत सचिव हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने भारत सचिव की पावर में और क्या कमी किया और किस क्षेत्र में कमी किया, तो आप याद रखिएगा कि ब्रिटिश सदन में पहले क्या था और अब क्या होगा। तो पहले यह था कि ब्रिटिश सदन के अंदर, सदन मतलब संसद के अंदर, अगर कोई बिल लाया जाने वाला है तो उस बिल पर भारत सचिव की स्वीकृति आवश्यक होगी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या परिवर्तन कर दिया? यह कह दिया कि नहीं सर, अब आपकी अनुमति की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। एक और परिवर्तन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने। क्या? पहले भारत सचिव अपनी भारत परिषद, मतलब जो उसकी काउंसिल है उसको भारत परिषद कहा जाता था ना, तो भारत सचिव भारत परिषद की अध्यक्षता करेगा और अगर वो नहीं है तो, ठीक है, दूसरा कोई इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने एक नया पद क्रिएट कर दिया और वह पद था ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, संयुक्त भारत सचिव।
का ये पद क्रिएट कर दिया और ये कहा कि भारत सचिव की अनुपस्थिति में, ठीक है, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है वह अध्यक्षता कर सकता है। क्लियर? और बच्चों, इसके साथ साथ एक बात आपको और कहना होगा, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से पहले विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्र और छात्राओं के हित को कौन देखता था? आप कहेंगे भारत सचिव देखता था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने इसमें नया परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन कर दिया? अब कहा कि भारतीय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए एक अलग पद होगा और उसका नाम होगा हाई कमिश्नर। उच्चायुक्त, इसका नाम होगा उच्चायुक्त। ठीक है। अब बच्चों, हमारे सामने एक और बात आती है, ठीक है, और वो ये है कि जो भारत सचिव है, इसकी जो कार्यपालिका है, इसके सदस्यों की योग्यता यहां पर क्या बता दी गई है? ठीक है, भारत परिषद के सदस्यों की योग्यता आप ये हेडिंग कर लेंगे। इंडिया काउंसिल के सदस्यों की योग्यता। तो आप बताओगे कि सर एक और दो बातें। फर्स्ट, कि आप भारत में भारत परिषद का सदस्य बनने के लिए यह जरूरी है कि सदस्य बनने वाला व्यक्ति 10 वर्ष तक भारत में सेवाएं दे चुका हो। सेवाएं कौन सी सेवाएं? असैनिक सेवाएं, मतलब सेना की नहीं, नागरिक प्रशासन की। दूसरी चीज, उसे भारत से वापस आए 5 वर्ष से अधिक ना हुआ हो, से अधिक ना हुआ हो। ठीक है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या इनके जो वेतन है ये कहां पर आधारित होंगे? तो आप कहेंगे कि सर देखिए, भारत सचिव सहित भारत परिषद के सदस्यों के वेतन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पास होने से पहले, ठीक है, कंपनी के भारत के, ठीक है, राजकोष से दिया जाना था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कहा कि भारत सचिव और भारत परिषद के सदस्यों को जो वेतन दिया जाएगा, यह वेतन, ठीक है, ब्रिटिश राजकोष पर आधारित होगा। ठीक है। अब हटाने की विधि अगर आपसे पूछा जाए कि इनको हटाया कैसे जाता था, तो आप कहेंगे कि सर या तो ये खुद अपना इस्तीफा दे के चले जाए, अन्यथा इनके ऊपर, ठीक है, दोनों सदनों में, ठीक है, आरोप लगा करके और बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। आप कह सकते हैं महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अब इस मैटर के बाद हमारे सामने एक और पोर्शन आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, ठीक है, वाइसराय महोदय के कार्यों में क्या परिवर्तन किया गया, या ठीक है, क्या काटा गया, क्या बढ़ाया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, वाइसराय के संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या प्रोविजन लाता है। फर्स्ट बात तो आप याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने वाइसराय को निरंकुश बना दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा वाइसराय रूस का जार बन गया। ठीक है। दूसरी बात भी आप कर सकते हैं कि वाइसराय
को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या दे दिया पावर, तो आप कहेंगे कि सर जो भी पावर दिया है उसी पावर का कारण था कि वह शासनाध्यक्ष भी बन गया, मतलब राज्य भी करता था और शासन भी करता था। ठीक है, लेकिन आइए देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो वाइसराय को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के क्षेत्र में क्या चेंज लाया है? कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के क्षेत्र में क्या परिवर्तन कर दिया? तो बच्चों आप याद रखिएगा, वो अपनी कार्यपालिका के, ठीक है, मतलब अपनी एग्जीक्यूटिव के सर्वे सर्वा थे, अध्यक्ष थे। एक तो ये बना दिया कि वो अपनी कार्यपालिका के अध्यक्ष थे। दूसरी चीज, कार्यपालिका के जितने भी मेंबर आएंगे उनकी नियुक्ति भारत सचिव महोदय करेंगे, लेकिन वाइसराय की संस्तुति पर करेंगे। ठीक, और अब एक पॉइंट इसके अंदर और निकल कर आता है। ठीक है, वो क्या निकल कर आएगा? तो आप कहोगे कि सर वाइसराय महोदय के सुझाव पर ही क्या होगा? आप कहेंगे हाईकोर्टों के न्यायाधीश की नियुक्तियां की जाती थी। ठीक है, किसकी नियुक्तियां होती थी? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती थी, प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्तियां, सब कुछ इन्हीं के निर्देश पर ही होती थी या इन्हीं के सुझाव पर ही होती थी। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इनके लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं, विधायी कार्य क्या हैं, विधायी कार्य या लेजिस्लेटिव पावर्स इनके क्या क्या हैं, तो आइए देख लेते हैं कि इनके लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर पहली बात आपको याद रखनी है विधायी कार्यों में। तो बच्चों पहली बात याद रखना है कि जो सदन है उसके अधिवेशन को बुलाना, ठीक है, और उसके अधिवेशन को संचालित कराना, उसके अधिवेशन को भंग कर देना, और किसी भी बिल को पारित करने से रोकने के लिए वह महामहिम सम्राट की अनुमति की दलील देते थे। मतलब अधिवेशन ये बुलाएंगे, अधिवेशन की जितनी भी बैठकें होंगी उसको इन्हीं के निर्देश पर संचालित किया जाएगा। ये उसे भंग भी कर सकते हैं अधिवेशन को, और कोई भी बिल कानून कब बनेगा, कोई भी बिल कानून कब बनेगा, तो आप कहोगे कि जब वाइसराय महोदय इस पर हस्ताक्षर कर देंगे, अन्यथा वो कानून नहीं हो सकता। और किसी बिल को वाइसराय महोदय अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकते हैं, क्या कहकर कि हम महामहिम सम्राट की अनुमति पाने के लिए इसे रोके हुए हैं। क्लियर? अब इनके फाइनेंशियल राइट्स क्या क्या हैं, वित्तीय अधिकार क्या क्या है, वित्तीय अधिकार या फाइनेंशियल राइट्स क्या क्या है। तो आप एक चीज याद रखना कि बजट का निर्माण वाइसराय अपनी कार्यपालिका के सहयोग से करते थे। बजट जो भी बनेगा वह वाइसराय महोदय अपनी कार्यपालिका के माध्यम से ही बनाएंगे। ठीक, दूसरी बात आपको याद रखना है, दूसरी बड़ी बात आपको याद रखना है, वो क्या रखना है आपको? तो आप कहोगे कि बजट सदन में तभी रखा जा सकता है जबकि वाइसराय महोदय ने इसकी अनुमति दिया है। ठीक है, सार्वजनिक अनुदान भले ही सदन ने दिया हो, लेकिन वाइसराय महोदय चाहेंगे तो जितने भी पब्लिक ग्रांट्स हैं उसको ये रोक सकते हैं।
ठीक है, ऋण जितने भी दिए जाने हैं वह वाइसराय महोदय की इच्छा पर ही निर्भर था। क्लियर? और अब इसके बाद एक और चीजें हैं, ठीक है, और वो क्या है, तो आप कहेंगे कि जो नया टैक्स आएगा, कोई भी नया टैक्स बिना वाइसराय महोदय की अनुमति से नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब ये जो पोर्शन आ रहे हैं ये आपको इंपॉर्टेंट करके याद रखना है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन ये जरूर याद रखना है आपको। क्या? फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है या संसदीय व्यवस्था की जो शुरुआत होती है उसका शिलान्यास यहीं से होता है। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, क्लियर? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है, संसद या पार्लियामेंट की परिभाषा भी दी गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पार्लियामेंट की परिभाषा दी गई थी और कहा गया था कि पार्लियामेंट किसे कहेंगे। तो उन्होंने कहा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कहा गया कि वाइसराय प्लस दोनों सदन, प्लस करना था आपको, वाइसराय प्लस आप कह सकते हैं कि लोअर हाउस, या आप कह सकते हैं लोकसभा, फिर प्लस दूसरा चैम्बर है, ठीक है, आप कहेंगे अपर हाउस, या उच्च सदन। इन तीनों को मिला दीजिए, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदन या काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, और काउंसिल ऑफ पीपल्स मतलब निम्न सदन और उच्च सदन, ठीक है, इन दोनों को वाइसराय के साथ मिला दीजिएगा तो उसे पार्लियामेंट कहा गया। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत, ठीक है, द्विसदनी बाई कैमरल पार्लियामेंट की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, क्लियर? और अब हमको अगली बात करना है। अगली बात हमारे सामने ये आएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट संसद की संरचना के बारे में भी चर्चा की गई थी। ठीक है, तो संसद की संरचना में कहा गया था कि संसद में दो प्रकार के सदस्य होंगे। संसद में दो प्रकार के सदस्य होंगे, ठीक है, क्लियर? एक तो निर्वाचित सदस्य होंगे और दूसरा मनोनीत सदस्य होंगे। मनोनीत, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स, दो प्रकार के मेंबर्स होंगे। ठीक है, और फिर ये भी बताया गया कि सदन दो चैम्बर होंगे, ये भी आपको हमने बताया कि एक तो होगा निम्न सदन या लोअर हाउस, जिसे आप वर्तमान में लोकसभा कहते हैं, निम्न सदन या लोअर हाउस, और दूसरा है उच्च सदन या जिसे आप राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, तो अंतर क्या है वर्तमान उच्च सदन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अपर हाउस से? तो आप कहेंगे कि सर वर्तमान में यह अस्थाई सदन है, लेकिन उस समय, ठीक है, राज्यसभा इसे लिख देते हैं,
राज्यसभा कितने साल के लिए बनती थी? आप कहोगे कि सर 5 साल के लिए बनती थी। एक पॉइंट तो आपने ये सीखा। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि जो निम्न सदन आएगा ये 3 साल के लिए बनती थी। ठीक है, निम्न सदन कुल कितने मेंबरों से बनेगा? आप कहोगे कि सर 145 सदस्यों से बनेगा। और उच्च सदन कितने से बनेगा? आप कहोगे कि सर 60 सदस्यों से बनेगा। ठीक है, 60 में 2 प्रकार के सदस्य होंगे। ठीक है, आप कहोगे मनोनीत, ये देखो ये लिखा हुआ मनोनीत और निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? आप कहोगे कि 33, ये इलेक्टेड होंगे, ये वाला होगा निर्वाचित। और बचा 27, ये 27 क्या होंगे? ये मनोनीत होंगे, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न आता है कि ये जो 27 मनोनीत सदस्य होंगे, इस मनोनीत सदस्य में भी 2 प्रकार के लोग होंगे। ठीक है, 27 जो मनोनीत हैं इसमें भी 2 प्रकार के लोग होंगे, एक होगा 17 और दूसरा होगा 10। तो ये जो 10 होंगे ये क्या होंगे? आप कहोगे कि सर ये गैर सरकारी होंगे, गैर सरकारी होंगे। और ये जो 17 लोग हैं ये क्या होगा? आप कहोगे कि ये सर सरकारी सदस्य होंगे। ठीक है, क्लियर? और राज्यसभा का एक अध्यक्ष भी होगा। ठीक है, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे? वाइसराय महोदय करेंगे। क्लियर? अब प्रश्न आता है कि हम 145 को भी देखें कि 145 में क्या है, मतलब निम्न सदन। तो अगर हम लोअर हाउस की बात करें, लोअर हाउस या निम्न सदन की बात करें, तो यहां कुल कितने मेंबर हैं? 145 मेंबर हैं। अब ये जो 145 मेंबर हैं इसमें 2 प्रकार के मेंबर होंगे, एक मनोनीत और दूसरा निर्वाचित। इसका मतलब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो नॉमिनेटेड कितने होंगे? 41 होंगे। ठीक है, और निर्वाचित कितने होंगे? तो आप कहोगे कि सर 104 होंगे। जी 104, 104, 104 होंगे। अब ये भी देखा जाए कि 104 में कैसे कैसे होगा, तो इसके लिए आपको यहां देखना है। 104 मेंबर आएंगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट, ये जो 52 मेंबर्स होंगे ये जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएंगे, मतलब सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से आएंगे। और जो 30 आएंगे ये कहां से आएंगे? आप कहोगे कि सर ये मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 कहां से आएंगे? आप कहोगे कि सर ये सिखों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ठीक है, फिर आता है ये 9, तो आप कहोगे कि सर ये यूरोपियंस होंगे, यूरोपियंस। फिर एक प्रश्न और उत्पन्न होकर आता है कि 7 ये जमींदारों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, उनकी तरफ से आएंगे। और इसके साथ बच्चों एक और पॉइंट बचता है। ठीक है, वो क्या है? 4। ये 4 मेंबर ये व्यापारियों के प्रतिनिधि होंगे। तो आपने देखा 52 ये सामान्य निर्वाचित क्षेत्रों से आएंगे, 30 मुस्लिम होंगे, 2 सिख रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 9 यूरोपियंस होंगे, 7 जमींदार होंगे और 4 क्या होंगे? तो आप कहोगे कि सर ये कॉमर्शियल बोर्ड से होंगे। ठीक है, या कॉमर्शियल मेंबर होंगे, व्यापारिक सदस्य होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुल कितने आ गए? 104 हो गए। ठीक है, टाइम पीरियड हमने बता दिया था, इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल के लिए होगा, लेकिन ये बढ़ा भी सकते हैं वाइसराय महोदय, और ठीक है भंग भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक और बात आती है
कि जो लोकसभा है या लोअर हाउस है, इसके सदस्यों का क्वालिफिकेशन क्या था, लोअर हाउस के सदस्यों की योग्यता क्या थी। योग्यता, तो आप कहोगे लोअर हाउस का सदस्य बनने के लिए फर्स्ट बात तो जरूरी थी कि यू मस्ट हैव अटेन 25 ईयर्स ऑफ एज। आपकी जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। और सेकंड बात है कि मस्ट बी ब्रिटिश इंडियन, और वह ब्रिटिश भारत का नागरिक हो। ठीक है। तीसरी बात क्या होना चाहिए, किसी न्यायालय द्वारा या कोर्ट के द्वारा, ठीक है, उसे पनिशमेंट न दिया गया हो, कोई दंड न दिया गया हो। और ये वाली जो बात आप याद रखेंगे वह आपको याद रखना है क्या, कि स्त्रियों को इन्होंने मताधिकार का अधिकार दिया तो जरूर था, राइट टू वोट, मतलब स्त्रियों को इन्होंने वोट कास्टिंग राइट्स दिया था, वोट देने का अधिकार तो दे रखा था, परंतु वो चुनाव नहीं लड़ सकती थी। यह खास बात आप याद रखिएगा। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत स्त्रियों को, ठीक है, मताधिकार तो दिया गया पहली बार, ठीक है, लेकिन उनको इलेक्ट होने का राइट्स नहीं था। ठीक। और बच्चों, अब हमारे सामने एक और बात आती है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, कि अध्यक्षता या लोअर हाउस का जो स्पीकर होगा वह कौन होगा। तो हमें आपसे यह चर्चा करनी है या कहना है कि देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसके लागू होने से पहले तो खुद वाइसराय महोदय ही इसकी अध्यक्षता करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने एक नया पद क्रिएट कर दिया, और वो पद क्या था, स्पीकर ऑफ लोअर हाउस। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोअर हाउस का पद बनाया था, और या आप कह सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद बनाया था। और वो पहली बार यह पद किसको दिया गया, फ्रेडरिक व्हाइट को दिया गया। फ्रेडरिक को दिया गया था, या आप कह सकते हैं फ्रेडरिक व्हाइट। तो फ्रेडरिक व्हाइट सर को यह पद दिया गया था। यहां मैं थोड़ा सा आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूं या कंफर्म कर देना चाहता हूं कि आप लोग एक चीज जानते हैं, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन हुआ, तो आप कहोगे कि सर मैं तो आज तक ये जानता था कि वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सॉरी, विट्ठल भाई पटेल थे, मैं गलत बोल गया, विट्ठल भाई पटेल थे, हम लोग ये जानते थे। लेकिन आप अब जान लें कि विट्ठल भाई पटेल प्रथम भारतीय थे जो लोकसभा के स्पीकर बने थे। ठीक है, लेकिन हमने आपसे कहा कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो वो थे फ्रेडरिक व्हाइट। क्लियर। और बच्चों, अब हमारे सामने एक और प्रश्न आता है। ठीक है, वो ये आता है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू किया गया था। ठीक है, तो प्रांतों में, ठीक है, उत्तरदायी शासन लागू किया गया। ये अलग की बात है कि यह आंशिक उत्तरदायी था। ठीक है, लेकिन था तो प्रांतों में जो उत्तरदायी शासन लागू किया गया वो है क्या, वो है ही क्या। तो आप कहोगे कि सर प्रांतों में उत्तरदायी शासन देने के लिए लीनियस कार्टियस की द्वैध प्रणाली को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था, द्वैध प्रणाली को। तो द्वैध प्रणाली का जनक कौन हुआ, लीनियस कार्टियस हुए।
अब ये द्वैध प्रणाली डुअल नहीं है, ये डाईआर्की है। ठीक है, इसमें किया जाता है। ठीक है, डाईआर्की है क्या? ठीक है, डाई का मतलब होता है दो और आर्क का मतलब होता है दोगला, मतलब दोगलापन। डाईआर्की एक गाली गलौज से भरा हुआ शब्द है जिसका मतलब है दोगला। ठीक है, अब ये दोगले का क्या मतलब है? तो आप कहोगे कि सर देखो, जो प्रांतों में शासन है के विषय है, जो प्रांतों के शासन के विषय हैं उसको दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, एक हुआ रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा हुआ ट्रांसफर सब्जेक्ट। एक तो हो गया ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गया और दूसरा हो गया रिजर्व सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट किसको दिया गया और ट्रांसफर सब्जेक्ट किसको दिया गया? रिजर्व सब्जेक्ट पर शासन करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया। गवर्नर करते क्या थे? अपना मंत्री बना करके इस रिजर्व सब्जेक्ट पर शासन करते थे और जो मंत्री होते थे वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। और ट्रांसफर सब्जेक्ट का मुखिया, ठीक है, वह जैसे हम लोग आज मुख्यमंत्री कहते हैं ना, तो उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था। खैर वो सब कोई मतलब नहीं है। तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो जन प्रतिनिधियों को दिया गया और ये जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी है? आप कहेंगे कि सर यह अपनी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, अपनी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, लेकिन ये जो गवर्नर के अधीन जो मंत्री हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो आप कहेंगे ये गवर्नर के प्रति उत्तरदायी है। तो आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उत्तरदायित्व का दोगलापन आया। ठीक है, उत्तरदायित्व का दोगलापन आया। ठीक है, कुछ लोग किसी के प्रति उत्तरदायी हैं, कुछ लोग किसी के प्रति उत्तरदायित्व हैं। इसका मतलब अगर आप एक राज्य हो और उसके दो राजा हों तो आप पक्का मान लीजिएगा न राज्य रहेगा न राजा। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, ये है द्वैत प्रणाली। और द्वैत प्रणाली इतनी बुरी प्रणाली थी, ठीक है, कि मद्रास प्रांत के जो गवर्नर थे, मंत्री थे बीके रेड्डी, उन्होंने कहा भी था कि मैं सिंचाई मंत्री हूं लेकिन मैं आपको पानी नहीं दे सकता क्योंकि पानी देने का विभाग किसी और के पास है। ठीक है, क्लियर? और सेकंड चीज आप याद रखिएगा, इसमें उत्तरदायित्व दोहरा है और सामुदायिकता का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, सामुदायिकता का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो जनप्रतिनिधियों का जो मंत्री बनाए जा रहे थे इसमें अनेक पार्टियों से लोग आए थे। ठीक है, क्लियर? और बच्चों, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के संदर्भ में आपको, ठीक है, आपकी आवश्यकता अनुसार जो भी मैटर होना था वो हमने दिया। ठीक है, थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक, नमस्ते।